everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा आज की करंट अफेयर में अगेन वी नो कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो चल रहा है। इनफैक्ट एक तरह से ये रूप ले चुका है वॉर लाइक कंडीशंस का, और आपके न्यूज में अभी फिर से हम कवर करने जा रहे हैं बेटा कुछ डिफेंस के साथ रिलेटेड हमारी जो इक्विपमेंट्स है, जो सिस्टम्स है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए बेटा। तो फर्स्ट न्यूज इज ऑल अबाउट दिस दैट हाउ एयर डिफेंस सिस्टम्स वर्क। तो इसको लेके डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका बनता है, और इसके साथ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो अभी इसके बारे में पहली न्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं। नाउ इसमें क्या बात कर रहे हैं कि आफ्टर थ्वार्टिंग पाकिस्तान अटैक ऑन सेवरल इंडियन टारगेट्स ओवरनाइट, इंडिया ऑन थर्सडे मॉर्निंग टारगेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का इनफैक्ट इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम भी destroy किया। It has been reliably learned that air defense system at Lahore has been utilized. The army said that in the press release that Indian Express has been in the same domain, same intensity as Pakistan, now controlling the skies of your paramount importance in modern warfare। तो skies की ही war है, तो हमने उनका जो air defense system है वो destroy किया। एंड ये जो ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम जो है दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनिमी द एयर स्ट्राइक्स, एज वाज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट पाकिस्तान फेल्ड टू इन्फ्लिक्ट डैमेज टू इंडिया ड्यूरिंग वेडनेसडे। और हमारे ऊपर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी वजह से कि हम जो है उनके अटैक्स को काबू में कर सके, और इस वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ। तो अभी उसी के बारे में ही ये हमारी न्यूज है, जिसमें कि ये हमें बताया गया है कि हाउ दे वर्क। नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम इज टू टेक आउट थ्रेट्स फ्रॉम द स्काईज। जो भी स्काई में थ्रेट है उसको खत्म किया जाए, बी इट एनर्जी एयर फाइटर जो है एयरक्राफ्ट हो, या अनमैन्ड ड्रोन्स हो, या फिर मिसाइल्स हो। नाउ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रडार कंट्रोल। जो है वो आपके सेंसर्स होते हैं, डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं, एंड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल, आर्टिलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम साथ में रहता है। तो उसको लेके डिटेक्शन की जाती है। डिटेक्शन जो है ये की टू द सक्सेस ऑफ एनी एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड इट्स एबिलिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट द थ्रेट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड दिस इज टिपिकली डन बाय रडार। इसमें सबसे पहला काम कौन करता है? रडार करता है। ऑल्दो सैटेलाइट्स मे हैव यूज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सच एज एन एनिमी लॉन्चिंग एन इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। अगर ऐसी मिसाइल छोड़ी जाएगी तो डिटेक्शन करने के लिए डेफिनेटली आपकी सैटेलाइट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। नाउ रडार सेंड आउट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स थ्रू अ ट्रांसमीटर, एंड दीज वेव्स आर देन रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स, एंड देन सच एज जैसे कि आपका कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट है जो कि अभी उन्होंने डिटेक्ट किया, पता लग रहा है कि आर्मी एयरक्राफ्ट जो है वो अभी आ गया है, तो इस डिटेक्शन के बाद फिर हमें जो वो वेव्स हैं उसके सिग्नल्स हैं वो सेंड किए जाते हैं। नाउ बेस्ड ऑन विच इट मेक्स जो है इन्फरेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ द थ्रेट, की थ्रेट कितनी दूरी पे है, कितनी स्पीड पे आ रहा है, उसकी स्पेसिफिक नेचर क्या है, और इसके साथ ही ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। द एफिशिएंसी ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम इज आल्सो डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली एंड एक्यूरेटली ट्रैक। सिर्फ यही नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ चुका है उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक भी करना पड़ता है, एंड यू नॉट मेरी डिटेक्ट एन आर्सेनल threat, and this is typically done using a combination of radar and other sensors such as infrared cameras और आपके लेजर जो है वो रेंज फाइंडर्स, उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोर ऑफन देन नॉट एन एयर डिफेंस सिस्टम इज नॉट जस्ट डीलिंग विद अ सिंगल थ्रेट, और ऐसा नहीं होता कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेट हो। इट हैज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक मल्टीपल फास्ट मूविंग थ्रेट्स इन कॉम्प्लेक्स एंड protected environments which may also include even friendly aircraft, so it's a very difficult task। आपके फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के बीच में साथ में उस टाइम पे मूव कर सकते हैं, हो रहे होते होंगे, तो उनको हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो इतना कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो हमारा सिस्टम करता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट एन एयर डिफेंस सिस्टम इज नॉट जस्ट डीलिंग विद द सिंगल थ्रेट, एंड नाउ द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रैकिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल
फॉर इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर होता है इंटरसेप्शन। तो फिर इंटरसेप्शन किया जाता है और उस इंटरसेप्शन के लिए जो है वो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। Now for interception, once the threat has been detected and tracked, it must be neutralized, and here the specific जो है of the threat, its range, type, ये सब पहले पता किया जाता है, ठीक है, कि किस तरह की मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, and determine the way in which air defense work. Now all these three aspects of an air defense system have to work together as a cognate whole, and this requires what in military pursuit that is called C3, that is command, control and communication system. Now इसको हम C3 बोलते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको लेके। अब इसके साथ ही टेक्निकल कैपेबिलिटी तो है ही। नाउ बियॉन्ड दिस टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्टिंग एरियल थ्रेट, सुपीरियर कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आर क्रूशियल। आप कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चैलेंज दे फोरसी, nations utilize a wide assortment of weapons to neutralize aerial threats, and these include, तो कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर जरूरत पड़ेगी तो फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। द इंटरसेप्टर्स आर फाइटर्स दैट टेक ऑन अटैकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट, स्पेशली बॉम्बर्स। These agile aircrafts can be scrambled at a moment's notice, बिल्कुल खत्म कर देंगे उनको, and they climb quickly to altitude and neutralize an enemy aircraft before it deploy its weapons. Then interceptors are equipped for air-to-air combat with cannons also, rockets भी हो सकते हैं, a suite of even visual range and beyond visual range missiles भी रह सकती हैं, and electronic warfare system रहेगा. So aircraft such as your MiG-21 जो कि है an upgraded variant which is still in service, और इसका इस्तेमाल किया जाता है in service with Indian Air Force who are dedicated interceptors. Now latest fighter aircraft भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि उसके पास जिनके पास की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज है। सो इंडिया कैन डिप्लॉय इवन एनी ऑफ इट्स सुखोई Su-35, MiG-29 का इस्तेमाल कर सकता है। SAL हमारे पास तेजस है, MiG-21 बिसन्स है, डिसॉल्ट राफेल है। इंटरसेप्टर्स मिशन के लिए हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं। देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी रहती हैं, SAMS बोल देते हैं इन शॉर्ट। टुडे SAMs आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ मोस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती हैं, एंड दिस इज बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव देन एनी एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, AAA, एंड डू नॉट पुट पायलट्स इन डेंजर, जिससे कि पायलट्स भी खतरे में नहीं आते। सो SAMs कैन बी यूज्ड टू टारगेट एनिमी फाइटर, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, एंड दे आर जनरली रडार, इंफ्रारेड और लेजर गाइडेड रहती हैं। इन एडिशन to being operated from the ground, SAMs can also be launched from even ships also. Remember this point, right? And the three often used but unofficial classes of SAMs कौन सी हैं? Number one, heavy long range system है, which are fixed और semi mobile है, and then फिर इसके साथ ही हमारी रेंज में अगर हम देखें तो that is मीडियम रेंज भी हमारे पास अवेलेबल है, एंड विच जो है आपका बेसिकली मॉनिटर द सिस्टम एंड फायर ऑन द मूव, एंड तीसरा है शॉर्ट रेंज, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम MAN-PADS मैन पैड्स बोलते हैं। Now each SAM class has a different function. Heaviest SAMs भी हैं, such as Russian made S-400 system used by India, take on जो है आपकी entire ballistic missiles और aircraft at a long range as much as few hundred kilometer तक, और medium range SAMs जो है that have the capability to hit target in the 50 to 100 kilometer range तक, but are more mobile and can be launched even next जो है need to the time, जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही ये यूज हो सकती हैं। and man pads जो है these are used for low line targets such as hovering helicopters हो, drones हो, उनके लिए हम यूज करते हैं, and और जो है basically 4 winged aircraft engaged in the ground attacks. So these are far more cost effective than other classes and have been used even excellently not only by your military but also even non-state actors also. इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी AAA, इसमें क्या रहता है? Once the cornerstone of your ground-based air defense system, the development of
SAMs जो है that is and capabilities of modern fighter jets have greatly reduced the salience of AAA. इसकी इंपॉर्टेंस अब उतनी वैसे नहीं रही, लेकिन फिर भी but augmented with automated fire controlled systems they जो है remain crucial. ठीक है, फिर भी हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है इन द डिफेंस एंड आर आल्सो यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एंटी अनमैन्ड जो आपके एरियल व्हीकल्स हैं उनके लिए अच्छा है अभी भी. सो दिस ट्रिपल ए जो है ये क्या करती है, दे शेल्स रैपिडली एट द रेट ऑफ इवन मोर देन 1000 राउंड्स पर मिनट. तो ये जो शेल्स हैं दीज आर डिजाइन टू इवन एक्सप्लोड एट प्री डिटरमिन्ड ऑल्टीट्यूड सो एज टू डिस्पर्स योर जो है शार्पन ओवर अ वाइड एरिनास एंड दिस मेक ट्रिपल ए बैटरी इफेक्टिव. इसी वजह से ट्रिपल ए का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही फिर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है. और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्चुअली शूट डाउन एन एनिमी एरियल थ्रेट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट. जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है दीज आर डिजाइन टू डिसरप्ट, डिसीव, डिस्ट्रॉय थ्रेट्स यूजिंग द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो उनको डिसीव भी कर सकता है ये स्पेक्ट्रम. एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एयर डिफेंस ये जो EWs है दीज आर मोस्ट ऑफ जो बेसिकली है ऑफन यूज्ड टू योर जो जैम एनिमी रॉकेट्स, एनिमी रडार्स को, उनके रॉकेट्स को जैम करने के लिए, उनके टारगेटिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए जनरली जो है वो यूज किए जाते हैं. तो ये हमारा जो है वो मेन सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो टेकिंग डाउन एट्स स्पेशली एयर सुपीरियरिटी अलाउज एयर फोर्स टू ऑपरेट विद डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी एंड विदाउट फियर ऑफ एट्रीब्यूशन इन बॉम्बिंग, टैक्टिकल एयर सपोर्ट, पैराट्रूपर इंसर्शंस एंड योर सप्लाई ड्रॉप मिशंस. तो ये भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट टू एस्टैब्लिश योर एयर सुपीरियरिटी ओवर एनिमी टेरिटरी. एनिमीज एयर डिफेंस सिस्टम हैव टू बी यूटिलाइज्ड. तो हमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना होता है. एंड सेपरेशन ऑफ द एनर्जी एयर डिफेंस दैट इज योर सीड ऑपरेशन टारगेट एनिमी एयर डिफेंसेस विद मिसाइल. तो उनके डिफेंस सिस्टम को हम अपनी मिसाइल से टारगेट करते हैं. उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बॉम्ब जो है और इवन ग्राउंड अटैक्स भी साथ में रहते हैं. जैसे कि 2005 में इस तरह से हमें पता चला found in the quarters of your American combat stories and recent conflicts even been seed mission. ये हमें पता लगा है, ये ऑलरेडी यूज किया जा चुका है. and given the role of air superiority in providing the protective umbrella for ground frontiers, taking down enemy air defense also lays the ground for deeper ground attack. तो ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह से बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं. तो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, डेफिनेटली इसको आप अच्छे से लर्न करना. नेक्स्ट है फिर आगे ऑल अबाउट योर दिस न्यूज इज अबाउट योर हार्पन्स. नाउ इसको क्या बोलते हैं, लॉइटरिंग munition. Now developed by Israel Aerospace Industry, the Harop is a loitering munition that combines characteristics of typical unmanned aerial vehicle and a missile. दोनों फीचर्स हैं, अनमैन्ड भी है, मिसाइल की तरह से भी काम करता है, equipped with an explosive payload. इसके पास एक्सप्लोसिव पेलोड भी रहता है. लॉइटरिंग munitions बोलते हैं that are meant to linger in the air. हवा में ये थोड़ी देर के लिए घूमता रहता है. The Harop has an endurance of over 9 hours. 9 घंटे तक ये रह सकता है. बिफोर आइडेंटिफाइंग, इवन आइडेंटिफाई भी नहीं किया होगा किसको खत्म करना है, उससे पहले 9 घंटे तक ये स्टे कर सकता है एंड क्रैशिंग इनटू ए स्पेसिफिक टारगेट. Such a mode of operation has earned these weapons the moniker of suicide or kamikaze drones. तो इनको हम suicide drones भी बोलते हैं. The advantage of loitering munition like the Harop is that they can be launched without having to pre-identify targets. इनको छोड़ने से पहले हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि किसको कौन से टारगेट को हमने खत्म करना है. Unlike older precision guided weapons that require exact coordinates before being launched, the drone's cameras allow the operator to visually scan an area and zero in on a target. In fact, इसके खुद के कैमरास भी मदद करते हैं टारगेट को ढूंढने के लिए and on a target that is strategically most valuable. So independent of real-time intelligence, Harop is uniquely capable against time critical और उसके साथ ही हमारा high value relocatable targets. So ये जो है ये बेसिकली आपकी इंडियन एयरफोर्स का जो पोर्शन ऑफ द वेपन स्टेट में बता रहा है. नोट दैट Harop can function autonomously or with a remotely located operator. It loiters in a designated area and upon locating a target
plans an attack route and even pursue it from any direction. खुद से वो रूट को भी देख सकता है, either in a shallow or even a steep dive. Notably, the Harroop is resilient against electronic warfare and immune from global navigation satellite system jamming. इसके काम को आप जैम नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. सो ये सक्सेसर है ऑफ हार्पी. नाउ IAI has been forerunner in the development of loitering munition, and in 1980s it introduced basically the Harry, a fire and forget system missile that could be launched without your prior intelligence towards the general directions of target and stay in the air. Now the Harpy was specifically optimized for suppression of enemy air defense, SEAD operation in short हम इसको बोलते हैं. The newer Harroop, which has evolved from Harpy, carries an electro-optical sensor. इसमें क्या नई चीज है? इसमें आपके electro-optical sensors भी साथ रहते हैं. Instead of, इससे पहले किस चीज का इस्तेमाल होता था? रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स का होता था सिर्फ, और अब ये जो है बेटर हो गया है, and this provides for much improved targeting performance. Once the wide area scan spots are active, तो खुद से ही ये स्कैन भी करेगा एरिया को. The electro-optical sensor is quickly pointed in this direction to identify the acquire the target. Once a position जो है वो positive acquisition हो जाए made by loitering sensors, तो transforms into a guided weapon और फिर ready to attack हो जाता है the target it has just revealed. Now the IA claims that hundreds of battle-tested Harroop loitering munition have proved highly effective in the combat. तो ये आपका loitering munition definitely आपका एक pre का क्वेश्चन बन सकता है. The Harroop today is deployed to hunt high value targets like unmanned surface vessels, command posts, supply depot tanks, air defense system. इन सब का इस्तेमाल, इन सब को खत्म करने के लिए Harroop करते हैं. And it is launched from your canisters mounted even on trucks also, naval vessels, and can be deployed from diverse terrains and environment. So this is all your the functioning of these loitering missions, right? इसको अच्छे से एक बार कवर करो आप. Now other important news that is about Turkey's role, है ना. तो जो अभी हमें ड्रोन्स मिल रहे हैं या जो भी हम उनके टारगेट्स को रिमूव कर पा रहे हैं, वहां से स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि टर्की हैज इट्स रोल टू प्ले इन पाकिस्तान's अटैक towards India. Now a preliminary probe into the debris, जो debris हमें मिल रही हैं after Pakistan's attempts to breach northern and western fronts, तो वहां से जो drones used by Pakistan है are of Turkish origin और the Songar armed drone system बोलते हैं, ये हमें पता लगा है. SONGAR, Songar आर्म सिस्टम जो है वो है ये टर्की के साथ एसोसिएटेड है, टर्की इसका इस्तेमाल करता है. एंड ब्रीफिंग रिपोर्ट्स विंग कमांडर सेड that along the international border and line of control intrusions were attempted from Siachen to Sar Creek. वहां से सियाचिन से लेके सर क्रीक तक जो है इंट्रूजन्स हुई है लगातार 36 लोकेशंस पे विद अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 ड्रोन्स जो है वो भेजे गए. एंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ दिस ड्रोन डेब्रिस इज बीइंग अंडरटेकन. नाउ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट दैट दे आर Assis Guard Songar drone कहां से from Turkey. And Songar is an armed drone system designed and manufactured by Assis Guard, part of Assis Electronic and Information System, to serve as a force multiplier for low intensity conflicts. तो इसको ज्यादातर low intensity conflicts में यूज किया जाता है. And it is the first domestic armed drone system to be operated by, actually ये सबसे पहले यूज किया गया था एंड बाय टर्किश फोर्सेस. ये हमें एग्जैक्टली पता है, टर्किश आर्म फोर्सेस, एंड इट इज टर्कीज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन आर्म्ड विद इवन मशीन गन. And India naming Turkey's drone is significant since Pakistan is understood to have a strong arsenal of Chinese equipments as well. चाइना के इक्विपमेंट तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन अभी पता लगा है कि टर्की के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा. The fact that Pakistan has these drones is a part of its deep and robust defensive cooperation with Turkey. Indeed, Turkish President Recep Tayyip Erdogan spoke by phone on even 7th of May with Pakistan's Prime Minister, जो कि हमें पता चला कि इन्होंने इनफैक्ट इनसे बात भी की थी. तो ये बाकी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल न्यूज में, लेकिन टर्की का रोल है ये जरूरी हमें याद करना है.
और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पाकिस्तान नेशनल जो है एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इनॉग्रेट किया गया था 2023 में एंड इट हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद टर्की। उस टाइम पे भी टर्की के साथ कोलैबोरेट किया गया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज बेटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इवन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, वहां से भी हमें क्या इंफॉर्मेशन तब मिली दैट institute that is SIPRI trade registered Pakistan ordered 3 Barkatar that is TB2 armed UAV from Turkey in 2021-22 21 में उन्होंने मांगा और 22 में उन्होंने रिसीव किया, ये ऑलरेडी पता है। And this Sonagar's case, according to the company's website, the aerial drone has a width of 145 centimeter from rotor to rotor and height of 70 centimeter रहती है इसकी, and it has maximum take off weight and TOW बोलते हैं that is of 45 kg। The portable unmanned है ये भी aerial system can be easily deployed by, सिर्फ infantry units इसको simply deploy कर सकते हैं and small security elements है इसके। It is capable of conducting operations during day and night as well. It is said that the drone system's machine gun can fire NATO class 5.56 into 45 mm round, तो ये firing भी कर सकते हैं। It has a maximum ammunition load capacity of 200 rounds and can also support single and 50 round burst। तो ये काफी खतरनाक है, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने इसको बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया है। The armed drone is offered with various subsystems including multi-rotor drone platform रहता है, gun stabilizer system है, drone mounted machine gun भी यूज हो सकती है and even जो है आपका इसके साथ ही ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी है जो इसको कंट्रोल करता है। The Sonagar drone system is installed with 2 cameras including a pilot camera with 10 into 200 and जो है गन माउंटेड कैमरा है and the cameras are capable of transmitting videos भी भेज सकते हैं किसी जगह के and real time images. The night sensors allow the drone to perform operations within range of 10 kilometer. The camera systems are capable of performing real time video बना के transfer as well as video and data recording भी है for post mission analysis के लिए भी। And the armed drone use both GPS भी and GLONASS navigation जो है for communication during operations and the company's website said। और इसके साथ ही it is also said that maximum operational range of unmanned vehicle is 3 km. It can hit target even within a 15 centimeter area from a distance of 200 meter. The drone can ascend to an altitude up to 2800 meter तक भी जा सकता है at mean sea level and 400 meter above ground level। तो ये सारी फंक्शनिंग है आपकी जो कि टर्की का मेन रोल है जिसने कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पंजाब व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी पंजाब कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हम अपना खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो खरीदेंगे, राइट। नाउ पंजाब गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू प्रोक्योर एन एंटी ड्रोन सिस्टम ऑफ एन आउटले ऑफ 51.41 करोड़ टू बी डिप्लॉयड एट स्टेट्स बॉर्डर, जो कि हम हमारे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसके ऊपर लगाएंगे। And the move coming at a time when neighboring country has been unleashing a swarm of drones। कितने सारे drones हमारे ऊपर छोड़े जा रहे हैं to target Indian military facilities, probe air defense system and gather intelligence at multiple locations। So this is important। So ये हमारी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। इसके साथ ही 9 एंटी ड्रोन सिस्टम will be installed along 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। The anti-drone system was required to enhance the capability to detect and neutralize hostile drones, thereby preventing the influx of arms and explosion as well as even narcotics also। So इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। This point is very relevant for PCS beta। Next news है regarding space again। Now USSR's Venus probe to plunge to Earth with this weekend। तो स्पेस से भी अब चीजें गिरने वाली हैं हमारे ऊपर। Now this is like half-ton Soviet spacecraft that never made it to Venus 53 years ago। ये हमने मतलब रशिया ने जो है वो छोड़ा था, उस टाइम पे वो यूएसएसआर था and that is expected to fall back to Earth this weekend, built to land on solar system's hottest planet the टाइटेनियम के ऊपर जो है वो भेजना था and covered spacecraft may survive its fiery uncontrolled plunge through Earth's atmosphere predicted to occur on maybe Saturday। ये एंटर करेगा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, but experts said it likely would come down over water covering most of the world or even
desolate region and the odds of it slamming into populated area are infinitesimally small. तो ऐसा नहीं है कि इससे किसी को नुकसान होगा, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि किसी वाटरी बॉडी में ही आके ये गिरे. एंड ये बाय फ्राइडे ऑल इंडिकेटर्स पॉइंटेड टू योर री एंट्री अर्ली. तो अराउंड सैटरडे तक का ये टाइम जो है वो माना जा रहा है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी न्यूज है, आपको पता होगा कि IMF ने जो मदद दे रही थी पाकिस्तान को, उसको इंडिया ने बोला था कि ऐसा ना किया जाए, बिकॉज जो भी पैसा IMF से पाकिस्तान को मिलेगा वो अच्छे कामों में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने वाला. बट इन स्पाइट ऑफ दैट IMF बोर्ड क्लियर्स लोन टू पाकिस्तान और इंडिया ने वहां पे एब्सटेन किया वोटिंग से. इस न्यूज को कवर करते हैं. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्लियर्ड 1 बिलियन ट्रेंच जो थी फॉर पाकिस्तान एज ए पार्ट ऑफ इट्स 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. एक लोन देना था, लैंडिंग प्रोग्राम चल रहा है. इसमें डिसाइड किया गया है कि $7 बिलियन जो है वो दिए जाएंगे पाकिस्तान को. इसका हिस्सा जो है 1.3 बिलियन ट्रेंच जो है अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी RSF इन इट्स बोर्ड मीटिंग हेल्ड फ्राइडे. तो उसको लेके डिसाइड करना था कि ये पाकिस्तान को भी दिया जाए या नहीं. इसको लेके इंडिया abstained from voting in the meeting as it raised concern over the efficacy of IMF program for Pakistan, giving its poor track record. पाकिस्तान का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. एंड ऑल्सो ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ दिस डेट, जो कि इसको वेपनरी पे ही यूज करेगा, फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे यूज करेगा. एंड ऑफिशियली ये हमें बताया गया है. इंडिया conveyed strong dissent as IMF reviewed the EFF lending program and also considered a fresh resilience and sustainable facility lending program for Pakistan कि आप इसको रिव्यू करो, ऐसा मत करो. और इसमें जो है Reuters quoted Pakistan government statement to say that IMF has freed 1 billion in cash after the first review of 7 billion program for Pakistan. तो इसको इन्होंने रिव्यू करने के बाद यस कर दिया और उसका फर्स्ट जो है वो पार्ट दे दिया, देने के लिए यस कर दी है. एंड द कंसर्न दैट योर फंजिबल इनफ्लो फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF कुड बी मिसयूज्ड फॉर मिलिट्री एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म, ये हमें खतरा ऑलरेडी लग ही रहा है. और ये आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्सेज हाउएवर सेड दैट IMF रूल डू नॉट परमिट टू से अ फॉर्मल नो वोट. इसमें हम नो नहीं बोल सकते, सिर्फ एब्सटेन ही कर सकते हैं. सो इस वजह से ईच कंट्री ऑफ 25 मेंबर्स IMF बोर्ड है हैज अ वोट, बट इट इज लिंक्ड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक साइज. Directors can either vote in favor or abstain and there is no provision for vote against the loan. लेकिन हमने abstain करके अपनी no जो है वो दर्ज करा दी है. The government also underlined that Pakistan has received disbursement from IMF in 28 years out of 35 years since 1989. कब से पैसा लेता ही जा रहा है. With 4 IMF programs in the last 5 years since 2019. And had the previous program succeeded in putting the place a sound macroeconomic policy, अगर पहले वाली अच्छी साबित हो पाती तभी फायदा था कि हम उसको आगे भी प्रोवाइड करते. तो ये IMF का, इसमें आपको टर्म्स याद करनी है. व्हाट इज योर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये टर्म याद करनी है. देन व्हाट इज RSF, ये पार्ट आपको याद करना है. नेक्स्ट एक और न्यूज कवर करते हैं जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि टर्की का क्या इंटरेस्ट है, टर्की की दोस्ती कैसे है हमारे पाकिस्तान के साथ. Now on Thursday, Friday night, India repulsed a massive Pakistan drone attack on military and civilian infrastructure at 36 locations. 300 plus Pak drones जो हैं वो हमें पता लगा है, they are likely to came from Turkey. Forensic examination उसका हो चुका है. So Turkey class anti-submarine corvette docked at Karachi port on 2nd of May. Turkey C-130 Hercules military transport aircraft also possibly carrying an armed shipment landed at Karachi airport on April 27 already. So Turkey has claimed that these stops were routine. लेकिन टर्की कह रहे तो हम routinely भेजते हैं and has that the Hercules was not carrying arms but Turkey maintained an extensive partnership with Pakistan, जो हमें पता चल रहा है. Turkey was the only Pakistani ally in West Asia to explicitly condemn Operation Sindoor
और इसी वजह से टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला था। अदर गल्फ कंट्रीज हैव नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम बैकिंग पाकिस्तान बट हैव आल्सो शोन ग्रेटर सेंसिटिविटी टू इंडियाज पोजीशन, जबकि बाकी जो हमारे अरेबियन कंट्रीज हैं उन्होंने गल्फ कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया। सो इंडिया टुडे बोथ स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया, यूएई आल्सो। Now, what are the Turkish interest in Pakistan? पाकिस्तान के साथ क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार खड़ा हुआ है टर्की के साथ, उसको बैक किया है। So their shared Islamic identity है तो has long been provided the underpinning for a strong partnership। उसके साथ ही during Cold War टर्की एंड पाकिस्तान worked together, एक ही ग्रुप में थे उस टाइम पे। ये that is their Central Treaty Organization के अंदर, Regional Cooperation Development के अंदर two countries have almost always supported each other। फॉर इंस्टेंस जैसे कि इससे पहले वाली अगर हम कुछ घटनाएं देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली बैक्ड टर्कीज क्लेम अगेंस्ट ग्रीस इन साइप्रस को लेके पाकिस्तान टर्की को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी लीडर्स कमिटेड टू मिलिट्री असिस्टिंग अंकारा इन द साइप्रस क्राइसिस बोथ इन 1964-71। उसके बाद इन 1983 आल्सो पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउल हक फेमसली डिक्लेयर्ड दैट हिज कंट्री वुड बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज टर्किश साइप्रस इफ इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो अगर साइप्रस को अलग करते हैं तो हम टर्की के अंडर ही उसको मानेंगे। साइप्रस के ऊपर हम टर्की का जो है वो एक तरह से समझते हैं कि उसका हक होना चाहिए। ये ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो बोलता आया है, टर्की के साथ खड़ा रहता आया है। नाउ फॉलोइंग द टर्न ऑफ दिस मिलेनियम एंड राइज ऑफ योर रेसिप तायिप एर्दोगन एंड हिज पॉलिटिकल इस्लामिज्म, द आइडियोलॉजिकल बॉन्ड और अच्छा हो गया बिटवीन इस्लामाबाद एंड अंकारा। एंड सिंस 2003 when he became prime minister, उसके बाद तो फिर क्या हुआ और ज्यादा एर्दोगन has visited Pakistan at least 10 times, 10 बार तो खुद ही विजिट कर चुके हैं यहाँ पे आके। His most recent visit जो है came in February this year also, and now President co-chaired 7th session of Pakistan Turkey High Level Strategic Cooperation Council। तो टर्की बहुत बड़ा सपोर्टर है। एंड इसी तरह से ही अगर हम आगे जाके बात करें थोड़ी सी तो आपका जो जियोपॉलिटिकली एस्पेक्ट है इसका, नाउ जियोपॉलिटिकली टर्की विद कतर इज लॉक्ड इन कंपटीशन विद इट्स गल्फ अरब राइवल्स लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड यूएई। वैसे भी उस रीजन के अंदर सऊदी अरेबिया यूएई दोनों अपोजिट बैठे हैं, एक तरफ हमारा कतर और टर्की है, ये ऑलरेडी वहां पे ग्रुपिंग बनी है। एंड टू कर्ब सऊदी जो है एमिरेट्स इन्फ्लुएंस, अंकारा हैज लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर्स ऑफ कॉपरेशन विद नॉन गल्फ मुस्लिम स्टेट्स। उस नॉन गल्फ मुस्लिम स्टेट सबसे आगे पाकिस्तान आता है, उसके साथ ही कौन है, इनफैक्ट मलेशिया भी है। नाउ टेक फॉर इंस्टेंस 19 कुआलालंपुर समिट, Now set up by Pakistan, Turkey, Qatar, Malaysia and Indonesia। तो वहां पे वो समिट के अंदर जो है ये इकट्ठे हुए and meant to bring together this their basically prominent friendship there, right? तो इसमें इन्होंने डेवलप किया in national security that they are to be together, and however it was widely perceived as a challenge to Saudi Arabian leadership। Saudi Arabian leadership ने फिर इसको चैलेंज देखा, and इसी के साथ ही and of your Muslim world, now when Riyadh ultimately prevailed upon them and the Pakistan PM जो है Imran Khan not to attend the summit, now Erdogan accused Saudi of setting their Pakistan with the sanctions कि आप आंखें कैसे दिखा सकते हो पाकिस्तान को कि वो हमारे साथ ना आए। तो इस तरह से इनकी टसल जो है वो ऑलरेडी चल रही है। तो टर्कीज फोकस ऑन इंडियन ओशन, टर्की की नजर इंडियन ओशन की तरफ भी है, and has grown even late in 2017 Ankara set up its largest overseas base in Somalia amid growing economic and military cooperation with Mogadishu। तो मोगाडिशु के साथ एक तरह से सपोर्ट करते हुए सोमालिया तक पहुंच चुका है टर्की और उसकी नजर इंडियन ओशन तक है। In 2024 टर्की sold its Baykar TB2 drones to Maldives। इसी वजह से मालदीव्स को भी वेपन दे चुका है टर्की। Since 2000 the Turkish Navy has held numerous joint exercises with Pakistan Navy and the second largest of your Indian Ocean जो आपका रिम है उसके साथ। By contrast it has hardly had any exercise with Indian Navy, जबकि हमारे साथ कोई ऐसी फ्रेंडली एक्सरसाइज टर्की ने नहीं की है। So this is important for your मेंस एग्जाम, ये आप अच्छे से एक बार कवर करना, टर्की किस तरह से बिहेव कर रहा है इस टाइम पे, जियोपॉलिटिकल हमारा एवेन्यू कैसे चल रहा है। नाउ व्हाट आर पाकिस्तान इंटरेस्ट इन टर्की, इसके अलावा अगर हम देखें
तो टर्की के अंदर ही पाकिस्तान के अलग से खुद के अपने इंटरेस्ट क्या हैं? पाकिस्तान हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम टर्कीज कंसिस्टेंट एंड स्ट्रांग एक्सप्रेस सपोर्ट ऑन कश्मीर। कश्मीर डेफिनेटली टर्की सपोर्ट कर ही रहा है कि पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, और इसी तरह से ही जो है एर्डोगन रिजल्टेड दैट टर्की एज इन पास्ट स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर कश्मीर ब्रदर टुडे। तो टर्की बार बार बोलता है कि पाकिस्तान को ही देना चाहिए कश्मीर, तो इस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करता है साइप्रस जैसी चीजों को लेके, और टर्की मुस्लिम बेस भी है दोनों का, और टर्की इन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है एम्यूनिशन देके, और कश्मीर पे हक जताता है कि वो किसका है, पाकिस्तान का है। So India deemed these comments unacceptable and lodged a protest with the Turkish ambassador. Now during the ongoing crisis, Pakistani legislator on Friday recognized Turkey, China, Azerbaijan as the three principal states that had expressed full support for Islamabad. टर्की, चाइना और अजरबैजान का नाम एग्जैक्टली आ रहा है कि वो मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, बट इट इज इन द डिफेंस सेक्टर दैट पाकिस्तान हैज बेनिफिटेड द मोस्ट। लेकिन अभी तक ये प्रूव हुआ है कि डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो टर्की ने दिया है पाकिस्तान को। एज पर सिपरी डेटा, टर्किश आर्म्स इंपोर्ट्स ग्लोबली सर्ज्ड बाय 103% between 2015 to 19, 20 to 24. By 2020, Turkey had become Pakistan's second largest arms supplier after China. सबसे नंबर 1 पे चाइना आर्म्स एविएशन देता है, उसके बाद टर्की देता है पाकिस्तान को, अकॉर्डिंग टू लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। एंड एस्टैब्लिश्ड एज मिलिट्री कॉन्सुलेट भी इनका बना है। कब बना है? in 1988। अंकारा जो है एंड इस्लामाबाद have time tested framework for defense cooperation. Recent Pakistani acquisition includes your Barakata drones, then Kemax cruise missiles, of which Pakistan was one of the first buyer. इनके नाम भी आप याद रखिएगा। ऐसे ही असीस गार्ड सोनगर हमने डिस्कस कर लिया, is its latest a bit previously unreported acquisition, जिसके बारे में शायद पहले पता नहीं था। In keeping with Ankara's Indian Ocean focus, Turkey has played a pivotal role in Pakistan's Navy modernization effort. In 2018, Turkey's STM Defense Technology struck a $1 billion deal for 4 converted of new class for Pakistan Navy. Pakistan Navy को $1 billion की डील ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। For more importantly, Turkey's STM not France DCN, the original equipment manufacture is conducted mid-life upgrade. पाकिस्तान जो है अगोस्टा 90B सबमरीन करनी है इन्होंने, and this reminiscent of Turkey's गोलक नेवल शिपयार्ड providing refit and upgrade करके देने वाले हैं their PNS गजनी, and अमेरिकन जो है 10 class submarine है after US sanction after the 1965 war hindered it from जो है sourcing American spare part। तो अमेरिका से अगर ये नहीं भी ले पा रहे तो टर्की इसको मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये है बेटा आपका इंटरनेशनल एरिना, जिसमें कि अभी इस तरह से बातचीत चल रही है, और ये नए हमारे जो हैं एक तरह से ग्रुप्स फॉर्म हो रही हैं। अब थोड़ी बात करते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। What has Turkey-Pakistan relationship meant for India? For India, Turkey support to Pakistan on the Kashmir question has been an old irritant. ये शुरू से ही हमें पता है और हम परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। डोंट मेक योर फ्रेंडशिप एट इंडियाज एक्सपेंस, दैट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने 2013 में भी बोला था, एंड दैट सेड इंडिया हैज एडजस्टेड इट्स ओन जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप टू काउंटर पाकिस्तान टर्की नेक्सस। हमें काफी सालों से ऑलरेडी इस नेक्सस का पता है। एंड फर्स्ट इन ईस्टर्न यूरोप, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड एंड एंगेज्ड इन ग्रीस बैक्ड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। इसी वजह से हम साइप्रस के प्रो जाते हैं, एंड दिस इज कॉन्ट्रेरी टू टर्किश एंड पाकिस्तान पोजीशन व्हिच बैक द इंटरनेशनली unrecognized Turkish Republic of Northern Cyprus। इसी वजह से हम ऑलरेडी ग्रीस के क्लोज हैं। एंड सेकंड, साउथ कॉकेसस इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बैकर ऑफ Armenia, which is locked in territorial conflict with Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, and in the exceptional occurrence, India emerged as the largest arms supplier to Armenia by late 2024। इसका आप अच्छे से एक तो पहले मैप वर्क कर लेना। इसके अंदर अर्मीनिया को नाउ एक विच इज लॉग्ड इन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विद अजरबैजान ओवर एक आपका नगोर्नो कराबाख का एरिया है, तो इसमें हम डेफिनेटली अजरबैजान की जगह पे अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज द अर्मीनियन जेनोसाइड बाय ऑटोमन एम्पायर इन 1915। 1915 से ही अर्मीनियन जो जेनोसाइड हुआ था टर्की के द्वारा, उसको पाकिस्तान समझता ही नहीं है।
and presumably out of concern for Turkish sensitivity is aligned with Turkey-backed Azerbaijan. और वो अजरबैजान के साथ खड़ा है जबकि हम अर्मीनिया के साथ खड़े होते हैं. In late 2024, Pakistan signed even $1.6 billion deal to supply Azerbaijan with JF-17 Thunder Block 3 fighter jets. ये भी आप लर्न करिए. Now पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल समिट जुलाई 2024 के अंदर ही इन तीनों कंट्रीज ने अपना अलग से समिट भी किया था. And more broadly, both Pakistan and Turkey are misaligned with India by a recent strategic shift. और अभी ये misalignment और ज्यादा बढ़ गई है. Now, Islamabad जो है आगे has evidently suffered from US shifting from its Afghanistan focused partnership with Pakistan to a robust Indo-Pacific focused partnership with India. US का भी थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ, उसके साथ थोड़ा बैंड इंडिया के साथ बढ़ा है. So, for perspective, Pakistan did not feature even once in the United States official 2022 Indo-Pacific strategy. India featured at least 5 times. इसी वजह से US में ज्यादा ये उनकी जो Indo-Pacific strategy है उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया. On the other hand, the planned Indian Middle East Europe इकोनॉमिक कॉरिडोर बाईपासेस टर्की, और ये आपका टर्की को बाईपास करके निकालने के लिए प्लान किया जा रहा है, which has historically seen itself as a bridge between Asia and Europe. तो याद रखना है आपने, that is Middle East Europe इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेके आप अलग से पढ़ोगे. And this IMEC has drawn expressive criticism from Erdogan. तो obviously टर्की ने इसको क्रिटिसाइज करना ही है. And strengthen Turkey's attempt to establish its own Asia-Europe corridor. टर्की अपनी तरफ से एक अपना एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाना चाहता है. सो कॉल्ड ईरान डेवलपमेंट रोड भी इसको जो है वो कहा जाता है. नाउ टर्की टुडे इज स्ट्रॉन्ग एंड entrenched पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एक तरह से अलायंस का हिस्सा है that works to India's detriment, second only to China, that India's humanitarian assistance to Turkey after devastating earthquake in 2023 did not sustainably affect Ankara's outlook. जबकि 2023 में जब आपके टर्की के अंदर उसको ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत पड़ी थी अर्थक्वेक के टाइम पे, तो इंडिया ने खुल के दी थी, लेकिन इसका भी अच्छा असर उसके ऊपर नहीं हुआ. उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो चेंज नहीं किया. सो ये इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आज का आपका. इसको आप अच्छे से पढ़ लो, मैप स्टडी भी कर लो, और इसी के साथ ही मिलती हूँ फिर करंट अफेयर्स के नए आपके सेशन के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.